Hello everyone, welcome to the third lecture of Human Health and Diseases by Nazneen Khan. Today we are going to cover types of acquired immunity, vaccination, structure of antibody, ABO blood group system, and RH factor, erythroblastosis fetalis. So students, today we are going to study the types of acquired immunity. So before starting my lecture, let's recall the previous video or previous informations. There are two types of immunities which we have studied till now. The first one was the innate immunity and the second is the acquired immunity. What is innate immunity? Innate immunity वो immunity थी जो हमको बाय बर्थ मिली थी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने सीखे थे. जैसे जैसे हम पैथोजन से फॉरेन पार्टिकल्स से एक्सपोज होते जाते हैं वैसे वैसे बॉडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करती है. वाइल इनेट इम्यूनिटी क्या थी? जो बाय बर्थ हमारे पास प्रेजेंट थी वो हमने सीखी नहीं थी. फिर उसके फैक्टर्स जो थे हम लोगों ने पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इनेट इम्यूनिटी बनाते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बनाते हैं. इनेट इम्यूनिटी के फैक्टर्स में आई होप यू रिमेंबर कि हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़े थे, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा था हमने, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो थी उसमें हम लोगों ने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़े थे. एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है बेसिकली सेल बेस्ड इम्यूनिटी थी जिसमें हमने पढ़े थे इसके बारे में, लिम्फोसाइट्स के बारे में. व्हाट आर टी लिम्फोसाइट्स, व्हाट आर बी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स फॉरेन पार्टिकल के साथ में या पैथोजेंस के साथ किस तरह फाइट करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स किस तरह से फाइट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दी टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, किस तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है हमारी बॉडी में. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमको जो डेवलपमेंट होता है इसका कैसा होता है? लाइफ टाइम. जैसे जैसे हम पैथोजन से एक्सपोज होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बॉडी क्या करेगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करती जाती है. So the acquired immunity is also divided into two types: active acquired immunity and passive acquired immunity. What is active acquired immunity? It develops in response to an infection or vaccination. जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये हम कैसे डेवलप करते हैं? इसका डेवलपमेंट होता है जब हम किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हैं. नेचुरली अगर हम किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हैं या फिर वैक्सीनेशन क्या होता है आपको पता है? बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि इन फ्यूचर अगर कभी हमें डिसीज हो तो उसका इफेक्ट बॉडी पर बहुत कम हो और उससे बॉडी को कोई सीवियर हार्म ना हो. वाइल व्हाट इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एंटीबॉडीज हम किसी और से लेते हैं या कहीं और से हमको मिलती है, ये हमारी बॉडी में नहीं बनती. यहाँ पर जो एंटीबॉडीज है, ये जो इम्यूनिटीज है, ये जो इम्यूनिटी है ये बॉडी खुद जनरेट करती है. इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो बॉडी का खुद का होगा. बट यहाँ पर जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसमें इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी खुद जनरेट नहीं करती. और क्लियर समझने के लिए हम लोग ये देख लेते हैं. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, इनको दोनों कैटेगरीज हमको देखना है. यहाँ पर कैसा होता है? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में व्हाट विल हैपेंस? एंटीबॉडीज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है. सो दिस इज योर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बॉडी एंड नेचुरली इसमें कहीं से कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है. सो व्हाट योर बॉडी विल डू? नेचुरली आया है, हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो बॉडी का जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा वो किस तरीके से काम करता है हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि टी सेल्स होंगे, बी सेल्स होंगे, and they all will start working, they all will start fighting.
कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा, पहले सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सारे मिलकर काम करेंगे और इसको किल कर देंगे। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी है ये हमने कहीं से बाहर, मतलब ये नेचुरली हुई है, और ये जो इसके अगेंस्ट में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी जो डेवलप हुआ है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ है, ये बॉडी का खुद का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ये किसी और की बॉडी का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं है, ये हमारी खुद की बॉडी का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। सो दिस इज द नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये बाय बर्थ नहीं था, ये तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो हमने इसको डेवलप किया और हमने इसको सीखा है। एंड in the second type of acquired active immunity, this is the artificial way। मतलब क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको बहुत सारे वैक्सीन्स देते हैं। वैक्सीनेशन से क्या होता है, वैक्सीनेशन, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में और पढ़ने वाले भी हैं, कि जब वैक्सीनेशन में पैथोजन जो होता है उसको या तो किल या उनका टॉक्सिन्स या फिर उनको नॉन विरुलेंट फॉर्म में बॉडी के अंदर जानबूझ करके क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो इससे क्या होता है, इससे जो एंटीबॉडीज डेवलप होती है, ये जो पैथोजन है, ये पैथोजन अभी इतना विरुलेंट नहीं है कि बॉडी को कोई हार्म कर सके। पैथोजन एकदम इनएक्टिव है, किल्ड फॉर्म में है या लेस विरुलेंट है, बट ये बॉडी में आया, बॉडी इसको एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेगी और इसके अगेंस्ट में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगी, उसको से फाइट करेगी, उसको किल करेगी और उसके अगेंस्ट में मेमोरी जो होगी वो बना लेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है वैक्सीनेशन के रिस्पॉन्स में, ये वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हमने आर्टिफिशियली क्या किया है, फॉरेन पार्टिकल को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। ये खुद से नहीं आया था, नेचुरली नहीं आया था, ये जानबूझ के किया हुआ है। बट जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये आर्टिफिशियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करके वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी अपना दे रही है। खुद का ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, खुद की एंटीबॉडीज यहाँ पर जनरेट हो रही है। सो दिस इज द एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नाउ कम टू दी पैसिव इम्यूनिटी। जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये डेवलप कब होती है, आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम समवन और समवेयर। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो नेचुरल केस है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस होता है, सॉरी डेवलपिंग फीटस में भी ये होता है, और या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी होता है, वो ब्रेस्ट मिल्क जो होती है, वो ब्रेस्ट मिल्क से भी बहुत सारी जो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज है वो बेबी की बॉडी में ट्रांसफर होती है और बेबी को बहुत सारी डिसीजेस से बचाती है। तो ये जो एंटीबॉडी यहाँ पर बेबी की बॉडी में गई है, वो बेबी की बॉडी में खुद नहीं बनी है, ये मदर की एंटीबॉडीज थी जो बेबी की बॉडी में क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। ये बेबी की खुद की बॉडी की एंटीबॉडीज नहीं थी। दैट्स व्हाई इट इज अ पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यू कैन से। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज हम कहीं और से ले रहे हैं, मदर से ले रहे हैं, बॉडी खुद की बेबी की इसको जनरेट नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? The next is the artificial passive acquired immunity. Here antibodies received from a medicines. यहाँ पर गैमा ग्लोबुलिन के इंजेक्शन या इन्फ्यूजन्स के थ्रू क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज पेशेंट्स के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एड्स के बारे में आपने सुना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ इसका जो एड्स का फुल फॉर्म है, इसमें ही आप देख सकते हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। द नेम इटसेल्फ सेज कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। एड्स किससे होता है, HIV जो वायरस है, वो HIV वायरस ही क्या करता है, एड्स जो होता है वो कॉज करता है। तो ये क्या करता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा बर्बाद कर देता है एक तरह से। सो जो पेशेंट की बॉडी होती है वो छोटे छोटे भी इंफेक्शन के अगेंस्ट में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाती है।
तो ऐसे पेशेंट्स में एक एग्जाम्पल हमने एड्स का लिया है, बट ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां पर क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स में जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, ऐसे वीक इम्यून सिस्टम वाले पेशेंट्स में एंटीबॉडीज मेडिसिन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट की जाती है. सो दिस इज द पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी. होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम लोग क्या करते हैं, लाइफ टाइम में डेवलप करते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव मतलब खुद की बॉडी में ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेवलप होंगे, जनरेट होंगे, एंटीबॉडीज जनरेट होंगी. एंड व्हाट विल हैपन इन द पैसिव इम्यूनिटी, ये पैसिव इम्यूनिटी में ये जो एंटीबॉडीज बनेंगे या जो एंटीबॉडीज है ये खुद की बॉडी की नहीं होंगी, ये किसी और पर्सन से ये एंटीबॉडीज हमको क्या होंगे, मिलेंगे. ठीक है. एक्टिव में नेचुरल का जो कंडीशन है, इसमें एंटीबॉडीज इन्फेक्शन जो नेचुरल हमको हो जाता है उसके अगेंस्ट में बॉडी जो रिस्पॉन्स जनरेट करती है वहां से बनते हैं. आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन के थ्रू क्या किए जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि बॉडी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे. बट बॉडी ही प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज खुद की बॉडी में बने हुए ही होंगी. इन दी पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल वे में क्या होता है, एंटीबॉडीज जो क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी होता है उसको मदर से मिलती है और वो उसको बहुत सारे डिसीजेस से बचाती है. इन केस ऑफ आर्टिफिशियल जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है उनको एंटीबॉडीज मेडिसिन के थ्रू दी जाती है, तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये कहते हैं. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. Now we are going to discuss a very important topic which is vaccination. Vaccination एक बहुत ही important टॉपिक है हमारी रियल लाइफ में, एक बहुत ही जरूरी चीज है इसको समझना और इससे फायदा उठाना. Now we can proudly say that India is free from the polio and all this is possible because of the vaccination. ये वैक्सीनेशन है, इस वैक्सीनेशन की वजह से ही आज ये पॉसिबल हो पाया है कि आज हम इंडिया को पोलियो फ्री जो है वो बना पाए हैं. सो बेसिकली अब ये जो स्लाइड है इससे हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनाइजेशन से इम्यूनाइजेशन कैसे आता है वैक्सीनेशन से, और कितने टाइप के वैक्सीनेशंस है, कौन कौन से वैक्सीन्स हैं जिनको हम लोग दे सकते हैं, वैक्सीन्स को प्रोड्यूस किस तरह से किया जा रहा है, स्कीम ऑफ इम्यूनाइजेशन क्या क्या है, और वैक्सीन्स को देने का तरीका क्या क्या है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स क्या है, और थोड़ा बहुत अवेयरनेस के वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है. बिकॉज इन इंडिया बहुत सारी जगह पे बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी बहुत से लोग वैक्सीनेशन नहीं देते हैं. बहुत से मिसकंसेप्ट्स है पेरेंट्स के दिमाग में वैक्सीन को लेकर के, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की कॉमन डिसीजेस जिसको वैक्सीनेशन से हम रोक सकते थे उससे भी वो सफर करते हैं. तो सबसे पहले जो हमको समझना है वो क्या है कि वैक्सीन किसको बोलते हैं. व्हाट इज अ वैक्सीन? अ वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन of a weaken or a kill pathogen or a portion of a pathogen's structure that stimulates antibody production against the pathogen but is incapable of causing severe infection. क्या होता है वैक्सीन? वैक्सीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो पैथोजन होता है, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, या तो उसको इतना वीक किया जाए कि वो हमला ना कर पाए, बॉडी को कोई हार्म ना कर पाए, या फिर उसको किल करके या पैथोजन के शरीर का बॉडी का एक कोई छोटा सा पार्ट लेकर के बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है. ये इंट्रोडक्शन करने से क्या होता है कि बॉडी तो उस पार्ट को या फिर उस पैथोजन को जो किल्ड फॉर्म में हो या वीक फॉर्म में हो उससे क्या करेगी, उसे एज अ फॉरेन सब्सटेंस समझेगी और उसके अगेंस्ट में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगी. बट ये जो पैथोजन है वो कैसा है, वो बहुत वीक स्टेट में है या मरा हुआ है या सिर्फ उसकी बॉडी का पोर्शन है, तो ये कोई इंफेक्शन तो कॉज नहीं करेगा. बट बॉडी क्या करेगी, बॉडी जो होगी उसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल्स बना लेगी, उससे फाइट करने का पूरा मैकेनिज्म उसके पास
रेडी हो जाएगा कि इन फ्यूचर अगर कभी नॉर्मल स्ट्रॉन्ग पैथोजन जो है वो जो कि वीक नहीं है, किल नहीं है या उसका पार्ट नहीं है, वो भी बॉडी में अगर आता है तो पहले ये आपको पता है, हमने पीछे लेक्चर में ही पढ़ा है कि जब फर्स्ट टाइम कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आता है तो बॉडी को कैसा है उसके अगेंस्ट में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करने में फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लगता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉपर मेडिकेशन ना मिल पाने की वजह से वो बहुत या फिर वो माइक्रो इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वो बॉडी को बहुत हार्म पहुंचा सकता। तो अगर हम लोग वैक्सीन के थ्रू बॉडी को पहले ही इम्यूनाइज कर दें तो अगर वो वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन बॉडी में आता भी है तो बॉडी पहले से इम्यूनाइज होगी, वो फौरन उसके अगेंस्ट इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी को हार्म पहुंचाने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन किसको बोलते हैं? वैक्सीनेशन क्या होगा? यही वैक्सीन जो होगी उसको बॉडी के अंदर डालना ताकि किसी स्पेसिफिक डिसीज से हम क्या कर सके, बॉडी को प्रिवेंट कर सके। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन जो होता है इट इज द प्रोसेस of protection of susceptible patients from the communicable disease by stimulating the immune system through the administration of the vaccines। वही चीज जो हमने आपको पहले समझाई है कि इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग बॉडी में वैक्सीन के थ्रू क्या करते हैं, कोई भी ससेप्टेबल पर्सन या किसी के अंदर जिसमें वो डिसीज होने के चांसेस होते हैं उनको हम उनकी बॉडी को क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को पहले से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ताकि वो उससे क्या हो सके, उसे कोई नुकसान ना हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर वैक्सीनेशन जो होते हैं, ठीक है, कौन कौन से वैक्सीनेशन है जो यूजुअली हम देते हैं? मीजल्स है, मम्स है, रुबेला है, चिकन पॉक्स के इंजेक्शन है या वैक्सीन है आप बोल सकते हो। ये इसके अलावा बीसीजी के, टैटनस के, पोलियो के, वुपिंग कफ के, ये सारे जो है वैक्सीन जो है हम लोग देते हैं बच्चों को या बड़ों को भी, जिससे इनको क्या किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वैक्सीन दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन एंड दूसरी होती है थेरापेटिक वैक्सीन। प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन जो होती है वो क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है इफेक्ट ऑफ अ फ्यूचर इन्फेक्शंस बाय एनी नेचुरल और वाइल्ड पैथोजेंस। मतलब क्या होता है, प्रोफाइलेक्टिक जो वैक्सीन होती है इन फ्यूचर, जैसे कि बच्चों को जो बीसीजी के टीके दिए जाते हैं या पोलियो के जो वैक्सीनेशन दिए जाते हैं कि इन फ्यूचर अगर पोलियो वायरस बॉडी में आता है तो बॉडी को पहले से ही वैक्सीन देकर के इम्यूनाइज कर दिया जाता है कि बच्चे को फ्यूचर में वो पोलियो ना हो सके। एंड थेरापेटिक वैक्सीन जो होती है, जैसे कि कैंसर्स वगैरह होते हैं, अगर हो जाता है तो उसके बाद में वो कैंसर्स को किल करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए जो दी है वो दी जाती है। ठीक है, वैक्सीन जो होती है ये हमारी इम्यूनिटी जो होती है बूस्ट करती है और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। वैक्सीन बनते कैसे हैं, वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ वैक्सीन आर प्रोड्यूस? Vaccines are made by taking virus, bacteria or any pathogens. After taking this pathogen, क्या किया जाता है, इनको वीक किया जाता है ताकि वो रिप्रोड्यूस ना हो सके, रेप्लिकेट ना हो सके और अपने इफेक्ट को ना दिखा सके और बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचा सके। Some proteins or sugars can also be taken as a vaccines। वायरस या बैक्टीरिया के कुछ शुगर्स या प्रोटीन्स को भी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। टॉक्साइड्स जो होते हैं उसको भी एज अ वैक्सीन यूज किया जा सकता है। Children's given vaccines are exposed to enough of the viruses or bacteria to develop the immunity, but not enough to make them sick। Remember this thing students कि ये जो vaccines होती है, though it contain the pathogens but it is in a killed weak form, या फिर उनके जो टॉक्साइड्स होते हैं, जो बॉडी जो पार्ट्स भी होते हैं तो वो इतने वीक होते हैं कि वो बॉडी को कभी हार्म नहीं पहुंचा सकते। व्हाट दे विल डू, वो सिर्फ क्या करेंगे, वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होगा वो जनरेट करने में हेल्प करेंगे, वो बॉडी को कहीं से भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन के रूट्स किस तरीके से होते हैं, वैक्सीनेशन हमको किस किस फॉर्म में दिया जाता है,
एक तो लाइव वैक्सीन होती है, पैथोजन जो होगा वो जिंदा होगा बट विरुलेंट फॉर्म में नहीं होगा, उसको बॉडी में डाला जाता है। अटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन होंगी, या तो टॉक्साइड्स डाले जाते हैं या फिर कुछ फ्रैक्शंस होंगे, पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड सेल्यूलर फ्रैक्शंस होंगे पैथोजेंस के, या फिर सरफेस एंटीजेंस जो होते हैं वो डाले जाते हैं। इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, वैक्सीन कौन कौन से रूट से दिया जा सकता है, डीप सबक्यूटेनस और इंटरमस्कुलर रूट से ज्यादातर वैक्सीन जो होती दी जाती है, इंजेक्शन के थ्रू स्किन के अंदर सबक्यूटेनस लेयर में इंजेक्शन दिए जाते हैं, या फिर ओरल रूट्स होते हैं। आपको पता है ओरल रूट्स जो पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, काफी सुना है, काफी फेमस है ये, तो वो ओरल रूट्स होता है, या फिर इंटरडर्मल रूट होता है, इंटरडर्मली दिया जाता है। स्कैरिफिकेशन, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन दिए जाते हैं। स्कैरिफिकेशन मतलब क्या होता है, वो स्किन जो होती है उस पर छोटा सा एक स्कैर जो होते खराश बना करके वहां से भी स्किन के अंदर क्या किया जाता है, वैक्सीन डाला जाता है। या इंटरनेजल रूट होता है, नाक से, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वगैरह होते हैं उस तरीके से। वैक्सीन काम किस तरीके से करती है, वैक्सीन जो है आपको मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत लेस विरुलेंट होते हैं, और इनसे बॉडी क्या करती है, ये हमको ये पैथोजेंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बट बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम, मेमोरी सेल्स, ये सारी चीजें जनरेट हो जाती हैं, और इससे बॉडी जो होती है आगे फ्यूचर या फिर इससे कैंसर से फाइट करने में, फ्यूचर पैथोजन से फाइट करने में जो है हेल्प मिलती है। अवेयरनेस अबाउट दी वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें बताना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन्स बहुत सेफ होते हैं एंड दे आर इफेक्टिव ऑल्सो। पहले अगर आप पहले टाइम की बात करते हो तो उस टाइम पर पोलियो से बहुत सारे बच्चे जो होते थे वो सफर करते थे, उनके हाथ पैर जो होते थे वो पैर खराब हो जाते थे। तो अब अगर आप देखते हो तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो नहीं दिखते हमको, क्यों, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से पोलियो वायरस का इफेक्ट नहीं होता है। एडवर्ड जेनर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वैक्सीन की जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी उसमें आपने देखा था कि कैसा हुआ था, एडवर्ड जेनर ने जब बेबी, वो एक बच्चे के अंदर जो है वो काउ पॉक्स का जो फ्लूइड था वो निकाल करके जब इंजेक्ट किया था तो बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। तो आपको उसी टाइम पर मैंने बताया था कि अगर वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं होती तो पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 करोड़ लोग ऐसे होते जो स्मॉल पॉक्स से मर जाते। सो देर आर मेनी डिसीजेस जिनसे डेथ बहुत कम हो गई है और उसके इफेक्ट्स जो है पैथोजेंस के बहुत कम हो गए वैक्सीन की वजह से। तो वैक्सीन बहुत सेफ है और इफेक्टिव है, इससे हम बहुत सी डिसीजेस से बच सकते हैं। सो हर एक स्टूडेंट की, हर एक इंडिविजुअल की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रिएट दी अवेयरनेस अबाउट दी वैक्सीनेशन। बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारे ख्यालात होते हैं लोगों के दिल में वैक्सीनेशन को लेके, जिसकी वजह से वो इसे अवॉइड करते, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो इसको अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट वैक्सीन आर सेफ, ये WHO की एक लाइन है ये जिसको मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ। एनी लाइसेंस्ड वैक्सीन, रिमेंबर दिस, लाइसेंस्ड वैक्सीन होना जरूरी है। एनी लाइसेंस वैक्सीन इज रिगरसली टेस्टेड, वो बहुत ज्यादा उसका टेस्ट होता है, इसको अप्रूव करने से पहले यूज के लिए वो बहुत सारे उसके स्टेजेस होते हैं, वो स्टेजेस पे वो टेस्ट होती है, रेगुलरली रीअसेस्ड होती है, मॉनिटर होती है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स है ये सारी चीजें स्टडी की जाती है। In the rare event a serious side effect is reported, it is immediately investigated. तो अगर कभी साइड इफेक्ट वगैरह होता है, रेयरली, ऐसा होता नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशंस भी होती है। तो कोई भी वैक्सीन को अप्रूवल ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उस पर बहुत सी स्टडीज होती है। अभी आप कोरोना वायरस के केस में भी देख सकते हो कि बहुत ज्यादा वैक्सीन को बनाने के लिए एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। तो वैक्सीन तब तक का अप्रूव नहीं होती है जब तक का वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको बना रहा है कि ये मतलब बहुत इफेक्टिव है और सेफ है, तब तक उसको अप्रूवल नहीं मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज,
एंटीबॉडीज क्या होती है, ये तो आपको अच्छी तरीके से आप समझ में आ गया है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो लिम्फोसाइट्स होती है, दो टाइप के लिम्फोसाइट्स पढ़े थे हम लोगों ने, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में ही मेच्योर होते हैं, वो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, एंटीबॉडीज जो होता है वो एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो प्रोवाइड करती है, एंटीजन से बाइंड करके उसको किल करने में हेल्प करती है। सो बेसिकली व्हाट आर एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज आर नथिंग बट दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय दी बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है, अभी मैंने आपको बताया बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करती है। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एंटीबॉडीज जो होती है वो स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पर एक ए फॉरेन पार्टिकल है, दूसरा बी फॉरेन पार्टिकल है, और तीसरा जो है वो है सी फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो ए फॉरेन पार्टिकल होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द ए फॉरेन पार्टिकल, दिस वन इज द बी एंड दिस वन इज द सी। इन सबके ऊपर जो एंटीजेंस होंगे वो एंटीजेंस अलग अलग होंगे। शेप में आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता करके इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हर एक के ऊपर जो एंटीजन होंगे वो कैसे होंगे, अलग होंगे। सो फॉर दी एवरी पैथोजन, फॉर दी एवरी फॉरेन पार्टिकल देयर विल बी डिफरेंट एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज है ये कैसी है, वाई शेप की है, ये 4 पेप्टाइड चेन की बनी हुई होती है। सी पेप्टाइड चेन 1 2 3 and 4, it is made up of 4 polypeptide chains। ये दो जो chains है, these two chains are the heavy chains, ठीक है, and this two chains are the light chains, and these chains are held together by the disulfide bonds, and each chain have two distinct region, the variable and कांस्टेंट रीजन। यहाँ पर ये वाला जो चेन का रीजन है, देखो ये जो हैवी चेन है ये लाइट चेन है, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है वेरिएबल रीजन। क्यों, क्योंकि ये हर एक एंटीबॉडी में अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू दी एंटीजन टू विच इट इज गोइंग टू बाइंड, ठीक है। और ये जो नीचे वाला रीजन आपको नजर आ रहा है, ये जो रीजन होगा ये कौन सा होगा, ये कांस्टेंट रीजन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको इसी के साथ में हम आपको एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो वो भी यहीं पर मैं कवर करने वाली हूँ। सो हियर वेरिएबल रीजन जो होता है, वेरिएबल रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, दिस इज द वेरिएबल रीजन, एंड हियर यू कैन सी दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको हम क्या कहते हैं, पैराटोप कहते हैं। एंड ऑन दी फॉरेन पार्टिकल, यहाँ पर जो इसके सरफेस के ऊपर आप देख सकते हो, जो एंटीजन के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर क्या होगा, इसे एपिटोप कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जैसे कि ये वाला पैराटोप है, तो इसी का करस्पॉन्डिंग ये, फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्पेसिफिक फॉर दी एंटीजन ए, ये एंटीबॉडी जो है ये एंटीजन ए को ही मारेगी, एंटीजन बी को नहीं मारेगी। क्यों, क्योंकि इसका जो पैराटोप होगा वो इसी से बाइंड करेगा, ये एपिटोप से इससे बाइंड नहीं करेगा। इसलिए जो ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं या एंटीबॉडीज जो होती है, इनमें आप बहुत वेरिएशंस देखोगे, बहुत सारी इम्यून मतलब अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज होती है। सो दिस पैराटोप will bind with the antigens epitope, और वो इस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो फॉर्म होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो उसको किल करने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है ये फाइव जैसे ही फॉर्म होता है, तो फॉर्म होने के बाद में ये विजिबल हो जाता है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के को, और ये इसको क्या करता है, वो किल कर देते हैं। एंटीबॉडीज की बहुत सारी क्लासेस है, IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD, ये अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज होती है, इनकी ये क्लासेस है।
और स्ट्रक्चरली ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से और फंक्शनली क्या होती है, डिफरेंट होती है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH फैक्टर के बारे में हमको पढ़ना है। वी ऑल नो दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने कितने टाइप के होते हैं? ए ब्लड ग्रुप के बारे में सुना है आपने, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में सुना है, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप के बारे में सुना है। तो ये ब्लड ग्रुप किस तरह से ये अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप हैं? इट इज बेस्ड ऑन दी एंटीजेंस ऑन दी आरबीसी। ये जो हमारा आरबीसी, हियर यू कैन सी द आरबीसी, ये जो आरबीसीज होते हैं, इस आरबीसी के ऊपर पर्टिकुलर एंटीजेंस होते हैं। इन एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप जो है वो बने हुए हैं। सो ये जो ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप है, ये फर्स्ट जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में डिस्कवर किए थे, and later the blood group AB was discovered by the Landsteiner student De Castello and Sturley in 1902. लैंडस्टीनर को इसके लिए नोबेल प्राइज जो है वो भी मिला था ह्यूमन ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने के लिए। एंड इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर, सर्जरीज के टाइम पर जब ब्लड की जरूरत होती है या ऑर्गन या कुछ ग्राफ्ट वगैरह करना होता है, तो उस टाइम पर अगर ये ब्लड ग्रुप के बारे में अगर हमको बेहतर तरीके से नहीं पता है तो इट कैन बी लीथल ऑल्सो, और इससे जान भी जा सकती है। सो हाउ आवर इम्यून रिस्पॉन्स जो वर्क और किस तरीके से हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो वर्क करता है, ये हमको अभी समझना है। ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। ये सारे एंटीजेंस है, ये देखो ये एंटीजन ए रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ माय ब्लड ग्रुप इज ए, तो मेरा जो आरबीसी होगा, मेरे आरबीसी के ऊपर क्या होगा, ये एंटीजन ए जो है ये प्रेजेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड मेरी जो बॉडी है, ठीक है, माय बॉडी विल नॉट रिएक्ट फॉर दिस एंटीजन। मेरी बॉडी के एंटीबॉडी इस एंटीजन से बाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा जो आरबीसी है वो मेरा इम्यूनोलॉजिकल जो सिस्टम है वो उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इन माय बॉडी देयर विल बी नो ए एंटीबॉडीज। रिमेंबर, अगर एंटीजन ए है आरबीसी के ऊपर तो एंटीबॉडी ए नहीं होगी। अगर एंटीबॉडी ए हुई तो क्या होगी, वो यहाँ बाइंड कर देगी, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा और पूरे आरबीसी क्या हो जाएंगे, इम्यून जो सिस्टम होगा हमारा वो उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा। सो दैट्स व्हाई द पर्सन हु इज हैविंग एंटीजन ए, यानी कि अगर उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, ए नहीं होगी, और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर टाइप ए होगा। उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ही विल बी ए पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल सकते अभी, वो हम आरएच ब्लड ग्रुप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। एंटीजन बी, अब अगर आरबीसी के ऊपर ये आपको इस तरह से दिख रहा है, ये पीला ट्राइंगुलर शेप का जो है ये एंटीजन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर जो पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर क्या है, एंटीजन बी है, तो उसमें एंटीबॉडी जो होगी वो बी एंटीजन के लिए नहीं होगी। अगर बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी हुई तो वो इससे बाइंड करेगी और डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो द पर्सन हु इज हैविंग एंटीजन बी ऑन द आरबीसी, उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। याद रखो, ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन, ए एंटीबॉडी, वैसा वर्सा उल्टा होगा, ठीक है। और ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, टाइप बी ब्लड ग्रुप होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन हमारा ब्लड ग्रुप जो है उसको नाम दिया गया है। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें क्या होता है, आरबीसीज के ऊपर दोनों एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। आरबीसीज पर क्या होते हैं, दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन आप देख सकते हो, ये भी है, एंटीबॉडीज ये भी है, तो इनके अंदर ना तो एंटीबॉडी बी होगी ना ही एंटीबॉडी ए होगा, क्योंकि दोनों में से एक भी हुआ तो दोनों में से कोई भी बाइंड करेगा और डिस्ट्रक्ट कर देगा, इसलिए इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया टाइप ए बी, ठीक है।
ओ जो जिनका ब्लड ग्रुप होता है उसमें ओ ब्लड ग्रुप वालों में आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीबॉडीज क्या है नहीं होती है, उनमें क्या है कोई भी एंटीबॉडीज जो है नहीं होती है, सॉरी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी जो है उन पर क्या होता है नहीं प्रेजेंट होता है, और एंटीबॉडीज दोनों होती, क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या है एंटीजन नहीं है, ठीक है। और उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ होगा, कैसा है फॉर द ए ब्लड ग्रुप there is A antigen and B antibody. For B blood group, B antigen, A antibody. For AB blood group, antigen A, B, but no antibodies. And for the O, there is no antigen but both the antibodies. So, यहाँ पर अगर सपोज एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको अगर ब्लड की जरूरत होगी तो उसको हम कौन सा ब्लड दे सकते हैं, या तो वो खुद ए से ले, क्यों क्योंकि अगर वो बी बंदे से एंटीजन लेता है या ब्लड लेता है तो ये जो बी वाला है इसके ऊपर तो ये वाला एंटीजन है और इसके पास में एंटीबॉडी भी ये वाली है, तो ये इससे फट से बाइंड कर जाएगी, देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग में दिख रही है बराबर, तो ये इससे बाइंड कर जाएगी तो क्या हो जाएगा सेल डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये जान भी ले सकता है। सो वो बंदा जिसके पास में ब्लड ग्रुप ए है वो क्या कर सकता है, सिर्फ बी वाले से नहीं ले सकता ब्लड ग्रुप, ए बी से भी नहीं ले सकता, क्यों क्योंकि एंटीबॉडीज जो है ए बी में कैसी होगी, ये वाली एंटीबॉडी ये वाले से बाइंड कर सकती है। सो ओ से ले सकता है, क्यों क्योंकि ओ पर तो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये एंटीजन रहेगा भी, एंटीबॉडी है भी तो वो किसी से बाइंड नहीं कर सकती है। सो द पर्सन हु इज हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए, ये जो है बी से और ए बी से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है ब्लड, वो सिर्फ किससे ले सकता है ब्लड, ए से और ओ से ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किससे ले सकता है, वो किससे ब्लड ले सकता है, कॉमन सेंस है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। द पर्सन हु इज हैविंग ब्लड ग्रुप बी, उसमें एंटीबॉडी किसके लिए है, ए से है, ए के लिए, तो वो ए वाले से नहीं ले सकता है बट वो बी से ले सकता है और ओ से, बिकॉज ओ के पास कोई भी क्या है एंटीजन नहीं है, ठीक है। दे कैन नॉट टेक ब्लड फ्रॉम द ए एंड ए बी बट दे कैन टेक द ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ। एंटीजन ए बी जिसके ऊपर है, ठीक है, इनको हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, ये सबसे ब्लड ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज है ही नहीं, एंटीबॉडीज किसके लिए होंगी, इनके पास तो ए वाला भी एंटीजन है और बी वाला भी एंटीजन है, तो दोनों के अगेंस्ट में इनके पास एंटीबॉडीज नहीं है, तो ये वाला बंदा दे दे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो एंटीबॉडी, ये वाला दे तो भी नहीं होगा, ये वाला दे तो भी नहीं होगा। So they can have blood from all these types, so they are universal recipients. ओ ब्लड ग्रुप वाले कैसे होते हैं, ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ये दे तो सबको सकते हैं बट ये ब्लड किसी से नहीं ले सकते हैं, क्यों, बिकॉज दे हैव बोथ द एंटीबॉडीज, they have antibodies for this A antigen also, they have antibody for this B antigen also। तो अगर A वाला देता है तो भी एंटीबॉडीज है, B वाला देता है तो भी एंटीबॉडीज है, AB वाला देगा तो भी एंटीबॉडीज है। सो दे कैनॉट टेक द ब्लड फ्रॉम एनीवेयर, और किसी भी AB से नहीं ले सकते, वो सिर्फ O बंदा जो होगा, जो O पर्सन होगा उसी से ब्लड ले सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर यूनिवर्सल डोनर। सो ये एक एबीओ ब्लड ग्रुप है जो यूजुअली जो है आप देखते हो तो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है इनमें आरबीसीज के ऊपर यही एंटीजेंस है और इसी के बेस पर जो है ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिटरमाइन होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दी एबीओ ब्लड ग्रुप, ये मैं आपको एक तरह से कह सकते हो कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होमवर्क देना चाहूंगी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, एमएनएस ब्लड ग्रुप है, किड ब्लड ग्रुप है, लेविस ब्लड ग्रुप है, ऐसे बहुत से रेयर ब्लड ग्रुप्स भी है जहां पर बहुत ही रेयर एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। सो एबीओ इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन, बट इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के ब्लड ग्रुप्स है जो न्यू न्यू अभी डिस्कवर भी हो रहे हैं, बट वो बहुत ज्यादा ही रेयर ब्लड ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट RH फैक्टर के बारे में भी आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीसीज के अलावा जो सॉरी आरबीसीज आई एम सेइंग एंटीजन ए एंड एंटीजन बी के अलावा भी आरबीसी के ऊपर क्या है,
एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग RH फैक्टर बोलते हैं. इफ दिस एंटीजन इज प्रेजेंट देन द पर्सन विल बी RH पॉजिटिव. और अगर ये एंटीजन एब्सेंट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसे RH नेगेटिव बोलते हैं. इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टेनर एंड वीनर ऑन द सरफेस ऑफ rhesus monkey. ये rhesus monkey के ऊपर मिला था, इसीलिए वो rhesus monkey, बाद में ह्यूमंस में भी डिस्कवर हुआ ये, बट पहला जो है रेसिस मंकी में उन्होंने डिस्कवर किया था. इसको एंटीजन डी भी कहा जाता है, सो इसलिए इसका नाम RH फैक्टर दे दिया गया. सो अलोंग विद दिस एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, एक RH एंटीजन जो होता है ये भी क्या होता है, एक फैक्टर प्रेजेंट होता है. 80% लोग जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं, 20% जो होते हैं वो कैसा होते हैं, RH नेगेटिव भी होते हैं. सो अलॉन्ग विथ, आपने सुना होगा ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव. वो किस तरीके से होता है, इफ the RH factor is present along with the antigen A, then it is A positive. If the RH factor is absent along with the antigen A, then it is A negative. एंटीजन B के साथ में अगर RH फैक्टर है तो it will be B positive, नहीं है तो B negative. AB positive if RH factor is there, if it is not AB negative. O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव भी उसी तरीके से होगा. नाउ वी विल स्टडी दी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. ये जो डिसीज है, ये जो प्रॉब्लम है, इट इज एसोसिएटेड विद दी RH फैक्टर, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो आपका RBC होता है या किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो RBC होता है, along with the antigen A and antigen B एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, जिसको हम लोग RH बोलते हैं. अगर हमारे RBC के ऊपर ये RH एंटीजन प्रेजेंट होता है देन वी आर RH पॉजिटिव, और अगर ये RH एंटीजन एब्सेंट होता है तो ये इसे हम RH नेगेटिव बोलते हैं. जैसे कि हमें ये ऑलरेडी पता है कि RH नेगेटिव, अगर पर्सन के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड को डाला जाता है, उसका ट्रांसफ्यूजन होता है, तो उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट होता है, और जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं RBC, एंड बहुत सारी सिवियर प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है इसकी वजह से. So here we are going to study the erythroblastosis fetalis. What is erythroblastosis fetalis? ये एक फीटस में होने वाला एक प्रॉब्लम है, और यू कैन से एक फीटस में होने वाला डिसीज है. ये कब होता है, दिस डिसीज डेवलप, और RH hemolytic disease develop when the father is RH positive. Here you can see the father is RH positive and the mother is RH negative. So during the pregnancy, if the child is RH positive, मदर क्या है हमारी यहाँ पर, मदर इज RH नेगेटिव एंड बेबी इज RH पॉजिटिव. यूजुअली आपको ये बात पता होगी, हमें ये बात पता होगी कि मदर और बेबी जो होता है, इनका जो ब्लड होता है ये कभी भी मिक्स नहीं होता है, ये हमेशा सेपरेट होता है. फीटस का ब्लड कोरियोनिक विलाई में अलग से सर्कुलेट होता है, और मदर का जो ब्लड होता है वो अलग से सर्कुलेट होता है. बट देर इज अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस. प्लेसेंटा इज दैट कनेक्शन. प्लेसेंटा जो होता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड जो होता है, ब्लड में से मदर के न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है. इतना हमें पता है. ये जो ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर, वो यूजुअली जो होता है वो फीटस से मदर की बॉडी में सर्कुलेट नहीं होते हैं, बट देर आर स्मॉल माइक्रोपोर्स. ये स्मॉल जो माइक्रोपोर्स होते हैं, इसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो थोड़े थोड़े से यहाँ पर क्या होते हैं, ब्लड ये माइक्रोपोर्स में से निकल के मदर की बॉडी में जाते हैं. सिंस मदर इज RH नेगेटिव and the baby's blood is RH positive. So what will happen in this situation? In this situation, for the body, for mother's body, this RH positive blood
or this RBC which is having Rh positive antigen, the mother's body will consider it as a foreign particle. Though it is not harmful, but body का जो immunological response है, according to that immunological response, क्या होगा, इसको बॉडी जो है, मदर की बॉडी क्या कंसीडर करेगी इसको, कि ये इसे एज अ फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सब्सटेंस इसको क्या करेगी, कंसीडर करेगी, और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा. बट ये जो एंटीबॉडीज होती है, ये एंटीबॉडीज, क्योंकि ये जो ब्लड आ भी रहा है बहुत ही कम अमाउंट में आता है, और ये आईजीएम एंटीबॉडीज होती है. आईजीएम एंटीबॉडी का वो क्लास होता है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है. सो फर्स्ट डिलीवरी में तो कुछ प्रॉब्लम इतना होता नहीं है, but at the time of the parturition, at the time of delivery, what will happen at the time of delivery, ये जो प्लेसेंटा होती है, ये प्लेसेंटल वॉल यूटेराइन वॉल से क्या होती है, सेपरेट होती है, टूटती है, अलग होती है. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो सेपरेशन का टाइम होता है, इस टाइम पर फीटस का बहुत सारा ब्लड जो है वो मदर की बॉडी में एंटर होता है. अब यहाँ पर कैसा है, फीटस का बहुत सारा ब्लड जब मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है तो मदर का सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसके अगेंस्ट में आईजीएम एंटीबॉडीज बनती है, और प्लस प्लाज्मा बी मेमोरी सेल्स भी बन जाते हैं. इम्यूनोलॉजिकल पूरा रिस्पॉन्स जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है. बट फर्स्ट बेबी को कोई हार्म नहीं होता है. रीजन, बेबी की डिलीवरी हो चुकी है और वो बाहर आ चुका है, तो ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो बनते हैं उससे फीटस को कोई भी नुकसान नहीं होता है. तो यहाँ पर अब कैसा हो गया है, मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव आरबीसीज के लिए बहुत ज्यादा क्या है, एंटीजेंस बन चुकी हैं. नाउ this mother is immunized against the RH positive antibodies, और इसकी जो इम्यूनाइजेशन है, मेमोरी बी सेल्स बन गए हैं इसकी बॉडी के अंदर, एंड जो एंटीबॉडीज मेमोरी बी सेल्स के लिए बनती है वो आईजीजी एंटीबॉडी के क्लास की होती है. दिस आईजीजी एंटीबॉडी इज एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, और ये फीटस में जा सकती है. फीटस के अंदर मतलब जो फीटस है उसके पास तक प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके जा सकती है. ना first baby is safe, but in the later pregnancy, if again the child is RH positive, मदर की बॉडी ऑलरेडी इम्यूनाइज हो चुकी है और मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, and these antibodies can cross the placental barriers. So these RH antibodies will attack the RH positive baby. क्या होगा, ये प्लेसेंटल ये इम्यूनाइज हो गई है. अब जब फीटस के माइक्रोपोर्स से ये फीटस का डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के टाइम पर जो माइक्रोपोर्स होते हैं प्लेसेंटा से, वहां से जब पॉजिटिव ब्लड जो होगा वो मदर की बॉडी में जाएंगे, तो ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स पहले हो चुका है फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर, तो वो एक्टिव हो जाएगा, फौरन से एक्टिवेट हो जाएगा, और आईजीजी जो एंटीबॉडीज है ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेंगी, और प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके वो फीटस के बॉडी के अंदर चली जाएंगी. जिससे क्या होगा, फीटस का जो आरबीसी है वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं. माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस में फीटस को जॉइंटिस वगैरह हो जाता है. सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में कैसा होता है, बहुत ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने की वजह से स्प्लीन पर, लिवर पर प्रेशर आता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर आरबीसीज. तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, यानी कि बहुत ज्यादा आरबीसीज, इमेच्योर आरबीसीज भी कैसे होते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, एंड इट कैन कॉज द डेथ ऑल्सो. नाउ दिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज क्योरेबल. हाउ इट इज क्योरेबल, अब मैं फीटस का जो ब्लड ग्रुप है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है, उसको पहले से ही अब पता चल सकता है. नाउ द टेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांस,
और पता चलने के बाद में देर आर इंजेक्शंस अवेलेबल, RH नेगेटिव ग्राम इंजेक्शंस आर अवेलेबल। तो ये मदर को 28 वीक में ये इंजेक्शंस जो होते हैं वो दिए जाते हैं। व्हाई इन द 28 वीक? क्योंकि जो RBCs है उस पर जो एंटीजन का डेवलपमेंट वगैरह है वो कब होना स्टार्ट होता है? वो 28 वीक में ही डेवलप होना स्टार्ट होता है। सो इन द वेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी ओनली, सपोज दिस इज द फीटस, फर्स्ट बेबीज RBC जो माइक्रोपोर्स को क्रॉस करके मदर की बॉडी में आ गया है, बट इस टाइम पर अगर मदर की बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो वो इंजेक्शंस में ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती हैं एंड दीज एंटीबॉडीज विल बाइंड विद दिस RBC। सो मदर की बॉडी जो होगी उसके इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स क्रिएट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। एंड एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन 24 और 72 आवर्स के बीच में भी क्या किया जाता है? ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उस टाइम पर जब फीटस का ब्लड मदर के अंदर चला गया है तो यहाँ पर जो RBCs होंगे उससे वो इंजेक्शंस में जो एंटीबॉडीज थे अगर वो बाइंड कर लेते हैं तो मदर की जो बॉडी होगी उसको इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करने का मौका नहीं मिलेगा, प्लाज्मा बी सेल्स नहीं बनेंगे, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। सो द सेकेंड चाइल्ड विल ऑल्सो बी safe. So this is how we can cure the erythroblastosis fetalis also.